मान एजुकेशन में आपका स्वागत है। कितना दिमाग है या हार्ड डिस्क? अनुसूची 3 में शपथ है या 4 में? असम छठी में है या 5वीं में? पापा, लगता है इस बार भी आपका सपना टूटने वाला है। आरपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, यूपीएससी सर पर है। और मुझे अभी तक यही याद नहीं हो रहा कि दल बदल कानून कब आया था। सब मिक्स हो रहा है, खिचड़ी बन गई है दिमाग में। शायद मैं सरकारी नौकरी के लिए बनी ही नहीं हूं। अगर टूटना ही था दृष्टि, तो घर से निकली क्यों थी? अगर डरना ही था तो उस बाप की आंखों में उम्मीद क्यों जगाई थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी फीस भरने में लगा दी? मान सर, आप यहाँ? सब मैं डर गई हूँ। ये सिलेबस समंदर है और मेरे पास तैरने के लिए सिर्फ टूटी हुई नाव है। ये 12 अनुसूचियाँ मुझे रात भर डराती हैं। याद करती हूँ, सुबह साफ हो जाता है। क्योंकि तुम इसे रट रही हो दृष्टि, और संविधान रटने की चीज नहीं, जीने की चीज है। आज तक तुमने किताबों से पढ़ाई की है। आज हम संविधान को अपनी आंखों के सामने जिंदा करेंगे। आज मैं तुम्हें 12 अनुसूचियां ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे हम कोई नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज देख रहे हो। वादा है मेरा, आज की क्लास के बाद अगर यमराज भी आकर पूछेंगे कि बोल दृष्टि 9वीं अनुसूची में क्या है, तो तुम नींद में भी सही जवाब दोगी। क्या ये सच में मुमकिन है सर, बिना रटे? 100% मुमकिन। बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। हम चलने वाले हैं 1950 के दौर में, फिर 1985 में। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तो अगले 30 मिनट मुझे दे दो। मैं तुम्हारे दिमाग का सॉफ्टवेयर बदल दूंगा। ये क्लास नहीं, ये सिलेक्शन का वारंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज हम इतिहास रचने वाले हैं। दृष्टि, मान लो तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री बनना है। मैं पीएम? सर मजाक मत उड़ाइए। अरे कल्पना करो, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। तो एक नए नवेले नेता की कहानी से हम 1 से 12 तक सब याद करेंगे। इस कहानी को अपने दिमाग में विजुअलाइज करो। नेताजी सबसे पहले देखेंगे कि मेरा देश यानी टेरिटरी कितना बड़ा है, मैं राज कहाँ करूंगा। ये अनुसूची 1 में लिखा है। जगह देख ली, अब वो पूछेंगे, भाई रोकड़ा कितना मिलेगा, बिना पैसे काम नहीं करूंगा। ये अनुसूची 2 में लिखा है। पैसा मिल गया, अब जनता कहेगी, बेटा पहले शपथ लो कि चोरी नहीं करोगे। ये अनुसूची 3 में लिखा है। शपथ ले ली, अब वो जाकर राज्यसभा की सीट पर बैठेंगे। ये अनुसूची 4 में लिखा है। सीट मिल गई, अब वो घूमने निकलेंगे SC/ST क्षेत्रों में। ये अनुसूची 5 में लिखा है। वहां से वो जाएंगे पूर्वोत्तर के 4 विशेष राज्यों यानी नॉर्थ ईस्ट में। ये अनुसूची 6 में लिखा है। फिर वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों की लिस्ट यानी पावर्स बांटेंगे। ये अनुसूची 7 में लिखा है। फिर वो अलग अलग भाषाओं में भाषण देंगे। ये अनुसूची 8 में लिखा है। फिर वो अमीरों से जमीन लेकर गरीबों में बांटेंगे। ये अनुसूची 9 में लिखा है। फिर डर लगेगा कि उनकी पार्टी के लोग दल बदल न कर लें। यह अनुसूची 10 में लिखा है। और अंत में वो गांव का विकास करेंगे। यह अनुसूची 11 में लिखा है। और फिर शहर का विकास करेंगे। यह अनुसूची 12 में लिखा है। ओ माय गॉड सर, जगह, फिर पैसा, फिर शपथ, फिर सीट, फिर SC/ST, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर लिस्ट, फिर भाषा, उसके बाद जमीन, उसके बाद दल बदल, फिर गांव और अंत में शहर। ये तो पूरी लाइफ साइकिल है। बिल्कुल। अब हम एक एक करके इनकी गहराइयों में उतरेंगे, जहां एग्जामिनर फंसाता है। तैयार हो? शेड्यूल 1, भारत का नक्शा यानी मैप ऑफ इंडिया। अनुसूची 1 यानी फर्स्ट शेड्यूल। विषय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र। अभी भारत में क्या स्थिति है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। गुगली यहां है दृष्टि। यूपीएससी 2020 प्रीम में एक सवाल आया था, यदि भारत के संविधान में एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है तो किस अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य होगा? जवाब है पहली अनुसूची, क्योंकि ये भारत का रजिस्टर है। जैसे स्कूल में बच्चे का नाम रजिस्टर में चढ़ता है, वैसे ही अगर कल को हम बलूचिस्तान को भारत में मिला लें, जो हम मिलाएंगे ही, तो उसका नाम सबसे पहले अनुसूची 1 में लिखना होगा। याद रखना, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव अब एक ही यूटी है, मर्जर एक्ट 2019 के अनुसार। और लद्दाख बिना विधानसभा वाला यूटी है, जबकि जम्मू और कश्मीर विधानसभा वाला यूटी है। ये फर्क इंटरव्यू में पूछा जाता है। यूपीएससी 2024 में एक सवाल आया था राज्यों के गठन पर।
लेकिन 2025-26 के लिए सबसे हॉट टॉपिक क्या है? लद्दाख या फिर देश का नाम बदलना? बिल्कुल सही पकड़े। अभी संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुआ है, संविधान संशोधन विधेयक 2025। इसका मकसद है आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत को हटाकर सिर्फ भारत करना। अगर ये बिल पास होता है दृष्टि, तो सबसे पहला बदलाव कहाँ होगा? पहली अनुसूची में, क्योंकि वहां लिखा है नेम्स ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल सही। और एक बात नोट करो, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जेएनके अब राज्य नहीं रहा, यूटी बन गया है। तो अनुसूची 1 में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय 2020 में हुआ था। छात्र अक्सर इसे भूल जाते हैं और 9 यूटी टिक कर देते हैं। याद रखना, अब ये एक ही यूटी है। देखो, ये यूपीपीएससी 2023 का सवाल है। यदि भारत के संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है, तो किस अन्य अनुसूची में बदलाव की संभावना सबसे अधिक है? अगर नया राज्य बनेगा तो राज्यसभा की सीटें भी बदलेंगी। तो चौथी अनुसूची, शेड्यूल 4। अब आते हैं दूसरी अनुसूची पर। नेताजी ने क्या मांगा था? पैसा, सैलरी। इसमें वेतन, भत्ते और पेंशन का जिक्र है। लेकिन दृष्टि, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें 99% बच्चे फंसते हैं। कैसा जाल सर? मुझे बताओ, क्या इसमें प्रधानमंत्री की सैलरी लिखी है? देश के सबसे बड़े नेता हैं तो होनी तो चाहिए। गलत, बिल्कुल गलत। यही तो कॉन्सेप्ट है। दूसरी अनुसूची में पीएम, सीएम या किसी मिनिस्टर की सैलरी नहीं है। उनकी सैलरी संसद अलग से कानून बनाकर तय करती है। इस अनुसूची में केवल संवैधानिक बॉडीज यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज की सैलरी है। लिस्ट याद करो, मेरे साथ बोलो। राष्ट्रपति और राज्यपाल सबसे ऊपर, लोकसभा विधानसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा विधान परिषद के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, सीएजी यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सर, उपराष्ट्रपति का नाम आपने क्यों नहीं लिया? आपने तुम बहुत होशियार हो गई हो दृष्टि। यूपीपीएससी 2018 का सवाल था, उपराष्ट्रपति को वेतन किस पद के लिए मिलता है? भारत में उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने की फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। उन्हें जो 4 लाख रुपए महीना मिलता है, वो राज्यसभा का सभापति यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होने के नाते मिलता है। इसलिए शेड्यूल 2 में उपराष्ट्रपति शब्द नहीं, बल्कि राज्यसभा का सभापति लिखा है। यह है वो बारीकी जो तुम्हें रैंक दिलाएगी। अच्छा बताओ, क्या लोकसभा अध्यक्ष की शपथ तीसरी अनुसूची में है? हाँ, नहीं, 1 मिनट। स्पीकर तो शपथ लेता ही नहीं है। यही जज्बा चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष अलग से कोई शपथ नहीं लेता, वो केवल एक सांसद यानी एमपी के रूप में शपथ लेता है। तीसरी अनुसूची में स्पीकर के लिए कोई शपथ का फॉर्म नहीं है। और एक और बम फोड़ता हूं, कैंडिडेट की शपथ। क्या तुम जानती हो कि चुनाव जीतने के बाद नहीं, बल्कि चुनाव का पर्चा भरते वक्त भी एक शपथ लेनी होती है? क्या, पर्चा भरते वक्त? हाँ, 16वां संविधान संशोधन 1963 अलगाववाद को रोकने के लिए इसे जोड़ा गया था। आरपीएससी आरएएस 2013 और यूपीएससी 2018 में यह प्रश्न आ चुका है कि तीसरी अनुसूची में किस किस की शपथ है। संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के जज। उत्तर है चारों। छात्र अक्सर अभ्यर्थी वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं और वहीं उनका सिलेक्शन रुक जाता है। नेक्स्ट, शेड्यूल 3, कसम पैदा करने वाले की, द ओथ ट्विस्ट। पैसा मिल गया, अब तीसरी अनुसूची 3rd शेड्यूल में शपथ लेंगे। इसमें मंत्री, सांसद, विधायक, जज और सीएजी का प्रारूप है। लेकिन दृष्टि, रुको, यहां पर एक डेंजर जोन है। अब क्या हुआ सर? 3 लोग ऐसे हैं जो इस अनुसूची को भाव ही नहीं देते। वो कहते हैं, हम वीआईपी हैं, हमारी शपथ इस लिस्ट में नहीं होगी, हमारा अलग आर्टिकल होगा। वो 3 बाहुबली कौन है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 69, राज्यपाल यानी गवर्नर, आर्टिकल 159। आरपीएससी एसआई 2021 में प्रश्न था, निम्न में से किसकी शपथ अनुसूची 3 में नहीं है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी संसद सदस्य। जवाब क्या होगा? सी राष्ट्रपति, क्योंकि उनका आर्टिकल 60 है। सर, ये तो दिमाग में छप गया। बिल्कुल, याद रखना, प्रेसिडेंट, वीपी, गवर्नर इज इक्वल टू 3rd शेड्यूल से बाहर। एक और मजे की बात बताऊं, शपथ 2 तरह की होती है, पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ। मंत्री दोनों लेते हैं, लेकिन सांसद केवल एक शपथ लेते हैं। ये भी एग्जाम में स्टेटमेंट बनकर आता है। आरपीएससी आरएएस 2013 में उन्होंने इसे मैच करने के लिए पूछा था। लेकिन एक और बारीक अंतर है, एक मंत्री और एक सांसद की शपथ में क्या अंतर है?
मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ यानी ऑफिस एंड सीक्रेसी की शपथ लेता है। सांसद केवल कर्तव्य निर्वहन की शपथ लेता है। बिल्कुल सही। एक मंत्री के पास राज्य के राज होते हैं, इसलिए उसे गोपनीयता यानी सीक्रेसी की शपथ लेनी पड़ती है। 2019 के एक प्रश्न में चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट की शपथ के बारे में पूछा गया था। याद रखना, चुनाव जीतने के बाद नहीं, बल्कि चुनाव का पर्चा भरते वक्त भी एक शपथ लेनी होती है, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की। ये 16वें संशोधन 1963 से जोड़ा गया था, ताकि अलगाववादी चुनाव न लड़ सकें। कैंडिडेट भी शपथ लेता है, ये पॉइंट मिस हो जाता है अक्सर। दृष्टि, अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक कड़वा सच बताऊं, पॉलिटी तो मैं तुम्हें रटा दूंगा, ट्रिक्स से समझा दूंगा, लेकिन एग्जाम में 30% सवाल ज्योग्राफी यानी भूगोल से आते हैं। और भूगोल में कोई कहानी नहीं होती, वहां नक्शे होते हैं, डेटा होता है। तुमने देखा है ना स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में छत की तरफ देखते हुए जब पूछा जाता है कि कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ में ज्यादा है या झारखंड में, या कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, वहां सारी ट्रिक्स फेल हो जाती हैं। हाँ सर, पिछली बार मेरा प्रीलिम सिर्फ 2 नंबर से रुका था, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी के 5 सवाल गलत किए थे। मुझे मैप्स याद ही नहीं रहते, नदियां सब एक जैसी लगती हैं। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं इस बार भी। इस बार नहीं दृष्टि, इस डर को खत्म करने के लिए मैंने और मेरी टीम ने पिछले 6 महीनों से दिन रात एक करके कुछ ऐसा तैयार किया है जो आज तक भारत में नहीं हुआ। हमने टेस्ट क्यू ऐप पर लॉन्च किया है इंडियन ज्योग्राफी द सिनेमैटिक कोर्स। इंडियन जियोग्राफी द सिनेमैटिक कोर्स। ये कोई बोरिंग व्हाइट बोर्ड क्लास नहीं है। जब हम हिमालय पढ़ाएंगे तो हम तुम्हें ड्रोन व्यू से हिमालय के ऊपर उड़ाकर ले जाएंगे। 3D मैप्स, नदियां कैसे बहती हैं, दर्रे कहाँ हैं, सब कुछ 3D एनिमेशन में दिखेगा। लेटेस्ट डेटा दिसंबर 2025। किताबों में पुराना डेटा है, हम तुम्हें 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के एकदम ताजे आंकड़े देंगे। कृषि, खनिज, जनगणना सब अपडेटेड। बाइलिंगुअल, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। टेस्ट्स एंड गाइडेंस, हर चैप्टर के बाद टेस्ट, ताकि तुम अपनी रैंक चेक कर सको। और सुनो, ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए ब्रह्मास्त्र है जो रटना नहीं, समझना चाहते हैं। लेकिन एक शर्त है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए मैं केवल सीमित छात्रों को ही पर्सनल गाइडेंस दे पाऊंगा। शुरुआत के 200 स्टूडेंट्स के लिए हमने एक पागलपन वाला डिस्काउंट रखा है। कूपन कोड यूज करो मानसर51 और यकीन मानो, ये कोर्स उस एक पिज्जा की कीमत से भी कम है जो तुम दोस्तों के साथ खाकर भूल जाते हो। लेकिन ये कोर्स तुम्हें अधिकारी बनाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लास के बाद नहीं, अभी जाकर चेक करना, क्योंकि सीटें मिनटों में भर रही हैं। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सर, मैं रिस्क नहीं ले सकती, मैप्स के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आज ही ज्वाइन करूंगी। सोचो, जब मैं लद्दाख के पैंगोंग त्सो और सियाचिन को ड्रोन शॉट के साथ समझाऊंगा और वहीं स्क्रीन पर तुम्हें दिखेगा कि चीन की सीमा कहाँ है और क्यों सरकार वहां 6th शेड्यूल देने से डर रही है, तो क्या तुम कभी भूल पाओगे? ये कोर्स केवल रटाता नहीं है, ये तुम्हें एक अधिकारी की तरह सोचना सिखाता है। इसमें लेटेस्ट मिनरल डेटा 2025 अपडेटेड है, ट्रिक्स एंड निमोनिक्स हैं, जैसे दर्रे याद करने की ट्रिक्स। और सबसे बड़ी बात, ये बाइलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश है। टेस्ट क्यू ऐप पर जाओ। शुरुआत के 200 छात्रों के लिए मानसर51 कूपन कोड है, भारी डिस्काउंट मिलेगा। साथ में A4 नोट्स और लाइव टेस्ट भी। संविधान में यहाँ YouTube पर फ्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन भूगोल के लिए उस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की जरूरत है जो केवल ऐप पर संभव है। एक बार जाके डेमो वीडियो देखो, तुम खुद को रोक नहीं पाओगी। ये कोर्स 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। गुड डिसीजन। अब जब ज्योग्राफी की टेंशन खत्म, तो चलो वापस लौटते हैं संविधान के अखाड़े में। शेड्यूल 4, कुर्सी की लड़ाई, राज्यसभा। 4th शेड्यूल, नेताजी ने शपथ ले ली, अब वो बैठेंगे कहाँ? राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। हर राज्य से कितने सांसद राज्यसभा जाएंगे, ये यहां लिखा है। ट्रिक, शब्द देखो 4, इसमें आर आता है, आर फॉर राज्यसभा। याद रखो, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार और पश्चिम बंगाल 16, दोनों भाई भाई, राजस्थान 10। सर, क्या सभी केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीट मिलती है? BPSC 66 का जहर सवाल। नहीं दृष्टि, केवल उन यूटीज को सीट मिलती है जहां विधानसभा यानी असेंबली है। वर्तमान में केवल 3 यूटीज के पास राज्यसभा सीटें हैं। दिल्ली 3 सीट्स, पुदुचेरी 1 सीट और जम्मू कश्मीर 4 सीट्स। बाकी लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान आदि की 0 सीट्स हैं, क्योंकि वहां विधायक ही नहीं है जो वोट दे सकें। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर सर।
मतलब विधायक ही राज्यसभा सांसद को चुनते हैं, तो जहां विधायक नहीं वहां सांसद नहीं। लॉजिक मिल गया। अब कहानी का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट आता है, 5वीं और 6ठी अनुसूची। यहाँ अच्छे अच्छे वकील भी चकरा जाते हैं। नेताजी अब दिल्ली छोड़कर जंगलों की तरफ बढ़ते हैं। 5th शेड्यूल, ये एक बड़ा छाता यानी बिग अम्ब्रेला है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों SC/ST के प्रशासन का वर्णन है। ये अनुसूची उन 10 राज्यों पर लागू होती है जहां आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है, जैसे राजस्थान, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि। यहाँ गवर्नर के पास सुपर पावर होती है। वो चाहे तो संसद का कोई कानून यहाँ लागू करने से मना कर सकते हैं। ये बाकी भारत के आदिवासी क्षेत्रों के लिए है 10 राज्य। यहाँ एक लैंडमार्क जजमेंट है, समता जजमेंट 1997। UPSC 2019 में सीधा सवाल आया था कि किस अनुसूची के तहत आदिवासी भूमि को खनन के लिए निजी पार्टियों को हस्तांतरित करना शून्य यानी नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। उत्तर था 5वीं अनुसूची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आदिवासी की जमीन आदिवासी की ही रहेगी, सरकार भी इसे छीनकर किसी प्राइवेट कंपनी को माइनिंग के लिए नहीं दे सकती। दृष्टि, ये सब किताबों में लिखा है, लेकिन इसे विजुअलाइज करना पड़ता है, और भूगोल के बिना राजनीति अधूरी है। लद्दाख की मांग को समझने के लिए तुम्हें उसकी ज्योग्राफी समझनी होगी। यहीं पर मैं तुम्हें रोकना चाहूंगा। तो सर फिर 6ठी अनुसूची की क्या जरूरत थी? यही तो पेच है। 6th शेड्यूल, ये एक VIP छाता है यानी VIP अम्ब्रेला है। ये केवल 4 राज्यों के लिए है जो पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट में है। इन राज्यों की संस्कृति इतनी अलग है कि इन्हें ज्यादा स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी चाहिए। ट्रिक याद करो, ATM में मनी नहीं है। A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय और M फॉर मिजोरम। मनी नहीं है यानी मणिपुर इसमें नहीं है। UPSC 2019 और MPPSC का फेवरेट सवाल कि निम्न में से कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन में मणिपुर जरूर होगा। तुम्हें मणिपुर को लात मारकर बाहर निकालना है। याद रहेगा? ATM बिना मनी के यानी मणिपुर बाहर। सर ये तो बहुत फनी है, लेकिन याद हो गया। एक और डीप पॉइंट, लद्दाख के लोग भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें 6ठी अनुसूची में डाला जाए। सोनम वांगचुक का आंदोलन याद है? लेकिन अभी तक दिसंबर 2025 लद्दाख इसमें शामिल नहीं है। ये करंट अफेयर्स का सवाल बन सकता है। दृष्टि, अभी हमने सिर्फ आधी जंग जीती है, यानी शेड्यूल 1 to 6। असली तहलका तो अब मचेगा। शेड्यूल 7, शक्तियों का बंटवारा, यानी कौन किस पर कानून बनाएगा। शेड्यूल 8, भाषाओं की जादुई ट्रिक्स, 21, 71, 92। शेड्यूल 10, आया राम गया राम का ड्रामा। शेड्यूल 11, 12, गांव और शहर की कहानी। शेड्यूल 7, शक्तियों का कुरुक्षेत्र, द लिस्ट सिस्टम। 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल, केंद्र और राज्यों के बीच झगड़े की जड़। 2020 में कृषि कानून यानी एग्रीकल्चरल लॉज पर इतना बवाल क्यों हुआ? क्योंकि कृषि यानी एग्रीकल्चर राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट का विषय है, लेकिन केंद्र ने कानून बना दिया व्यापार और वाणिज्य कॉन्करेंट लिस्ट एंट्री 33 का बहाना बनाकर। राज्यों ने कहा ये हमारे अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण है। एक प्रश्न आता है एग्जाम में कि क्या केंद्र राज्य सूची पर कानून बना सकता है? हाँ, लेकिन विशेष परिस्थितियों में। UPSC PYQ, राज्यसभा आर्टिकल 249 के तहत संकल्प पारित करके संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति दे सकती है। और एक बड़ा बदलाव याद रखना, शक्तियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर्स। संविधान निर्माताओं को पता था कि आगे चलकर झगड़ा होगा, इसलिए उन्होंने घर के काम पहले ही बांट दिए। 3 लिस्ट बनाई गई। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, इस पर केवल पापा यानी केंद्र सरकार या संसद कानून बनाएंगे। विषय रक्षा यानी डिफेंस, रेलवे, विदेश मामले, बैंकिंग, जनगणना। संख्या पहले 97 थे, अब 100 हैं। राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, इस पर बेटा यानी राज्य सरकार कानून बनाएगा। विषय पुलिस यानी पुलिस, एग्रीकल्चर, जेल, लिकर। संख्या पहले 66 थे, अब 61 है, यानी बाप ने बेटे से 5 काम छीन लिए। सर वो बाप ने बेटे से 5 काम छीन लिए वाला पॉइंट क्या था? यही तो 42nd संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय का जादू है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये 5 विषय रट लो, UPSC प्रीलिम्स में सीधा आता है। शिक्षा यानी एजुकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट्स, नापतौल, वन्यजीव संरक्षण, न्याय प्रशासन। रेलवे ग्रुप D से लेकर IAS तक ये सवाल पूछा गया है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। जवाब है समवर्ती यानी कॉन्करेंट, यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पर पॉलिसी बना सकते हैं। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी केंद्र लाया, लेकिन राज्य भी अपने बोर्ड चलाते हैं।
सर, एक डाउट है। आजकल साइबर क्राइम और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें आ गई हैं। ये तो 1950 में थी ही नहीं, तो ये किस लिस्ट में जाएंगी? क्या बात है दृष्टि, तुम तो भविष्य देख रही हो। जो विषय इन तीनों लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं और अनुच्छेद 248 कहता है कि ये सारी बची खुची शक्तियां केंद्र यानी पार्लियामेंट के पास होंगी। तो एआई और साइबर लॉ पर कानून संसद बनाएगी। अमेरिका में ये राज्यों के पास है, लेकिन भारत में केंद्र के पास। ये भर्क याद रखना। शेड्यूल 8 भाषाओं का चक्रव्यूह। नेताजी ने पावर बांट ली। अब वो जनता से जुड़ने के लिए उनकी भाषा बोलेंगे। 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। अब कितनी है? 22। सर, वो 8 नहीं भाषाएं कैसे याद रखें? बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन को मारो गोली। 3 गणित के नंबर याद रखो, 21, 71, 92। 21वां संशोधन 1967, केवल एक भाषा जुड़ी, सिंधी। 71st संशोधन 1992, ट्रिक है नमक। N फॉर नेपाली, M फॉर मणिपुरी, K फॉर कोंकणी। 92nd संशोधन 2003, 21 + 71 = 92, गणित भी फिट। ट्रिक है BDMS यानी दांतों का डॉक्टर। B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली। वाह सर, 21 + 71 = 92। नमक और डॉक्टर, ये तो सेट हो गया। रुको, अभी खुश मत हो, ट्रैप अभी बाकी है। RPSC, RAS और UPSC का फेवरेट सवाल, निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन A संस्कृत, B उर्दू, C अंग्रेजी, D नेपाली। उर्दू तो होगी, नेपाली नमक में आ गई, संस्कृत पुरानी है, अंग्रेजी। सर, अंग्रेजी तो हम सब बोलते हैं, ऑफिशियल काम में आती है, तो होनी चाहिए। यही तो धोखा है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी यानी इंग्लिश शामिल नहीं है, राजस्थानी शामिल नहीं है, भोजपुरी शामिल नहीं है। भले ही नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी हो, लेकिन वो 8वीं अनुसूची में नहीं है। इस फैक्ट को अपने दिमाग में फेविक्विक से चिपका लो। दोस्तों, ऐसी ही हजारों ट्रिक्स, शॉर्ट नोट्स और डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मान एजुकेशन को अभी ज्वाइन करो। लिंक नीचे है। एग्जाम के एक दिन पहले वहां जो रामबाण PDF आती है ना, उससे सीधे सवाल फंसते हैं, मिस मत करना। शेड्यूल 9 वो काली तिजोरी। अब हम उन 4 अनुसूचियों में आ गए हैं जो 1950 के बाद जुड़ी। नेताजी ने भाषा बोल ली, अब उन्हें चाहिए जमीन, लैंड। 9th शेड्यूल कब जुड़ी? प्रथम संविधान संशोधन 1951, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। क्यों जुड़ी? जमींदारी प्रथा खत्म करने, लैंड रिफॉर्म्स के लिए। उस समय ये एक लोहे की तिजोरी थी। नेहरू जी ने कहा कि जो कानून इसमें डाल दूंगा उसे सुप्रीम कोर्ट भी हाथ नहीं लगा सकता। नो जुडिशियल रिव्यू। सर, ये तो तानाशाही हुई ना, सरकार तो कुछ भी डाल देगी इसमें। बिल्कुल, और सरकारों ने इसका दुरुपयोग भी किया। तमिलनाडु में 69% आरक्षण इसी अनुसूची में डालकर बचाया गया है। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट का IR कोयलो केस आया। कोर्ट ने कहा कि बस बहुत हो गया। फैसला 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती केस की तारीख के बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाला गया है, अगर वो मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, तो कोर्ट उसकी समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और उसे रद्द भी कर सकता है। एग्जाम क्वेश्चन, क्या 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से परे है? उत्तर, अब नहीं, नॉट एनीमोर। वाह सर, मजा आ गया। इसको एक दूसरे तरीके से और समझो। इसे नेहरू जी ने पहले संशोधन 1951 से बनाया था। मकसद था जमींदारी हटाना। उन्होंने कहा कि जो कानून इस बक्से यानी शेड्यूल 9 में डाल दिया, उसे सुप्रीम कोर्ट हाथ नहीं लगा सकता। इसे संविधान का ब्लैक होल कहते थे। लेकिन 2007 में IR कोयलो केस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती केस की तारीख के बाद अगर कोई कानून इसमें डाला गया है तो हम उसकी समीक्षा करेंगे। करंट अफेयर्स 2024-25, बिहार ने आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। अब बिहार सरकार मांग कर रही है कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दो ताकि कोर्ट इसे रद्द न कर सके। जैसे तमिलनाडु का 69% आरक्षण वाला कानून पहले से 9वीं अनुसूची में सुरक्षित है। तो राज्य अपनी मनमानी बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। शेड्यूल 10 आया राम गया राम, एंटी डिफेक्शन। जमीन मिल गई, लेकिन अब नेताजी को डर है कि उनके विधायक पार्टी छोड़ के भाग न जाएं। 10th शेड्यूल दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। कब जुड़ी? 52nd संशोधन 1985, राजीव गांधी सरकार। ट्रिक,
5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 यानी 52nd संशोधन 10th शेड्यूल। कहानी, हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल। उन्होंने एक दिन में 3 पार्टियां बदली। तब से कहावत बनी, आया राम गया राम। इसी को रोकने के लिए ये कानून आया। सर, अगर कोई पार्टी बदल ले तो उसे निकालेगा कौन? राष्ट्रपति? यूपीएससी 2022 प्री का सवाल। दल बदल के आधार पर अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला सदन का अध्यक्ष यानी स्पीकर या चेयरमैन करता है, राष्ट्रपति नहीं। हालांकि स्पीकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है कि हो तो हॉलोहन केस 1992। अपडेट, 91st संशोधन 2003 ने इसमें और सख्ती की। अब मंत्रिपरिषद का आकार कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये भी 10th शेड्यूल के साथ ही याद रखना। इसको दूसरे तरीके से और समझो। दल बदई यानी एंटी डिफेक्शन, 52nd संशोधन 1985। महाराष्ट्र संकट, शिवसेना केस सुप्रीम कोर्ट ने 2023-24 में एक बहुत बड़ी बात कही। विधायिका दल और राजनीतिक दल अलग हैं। विप नियुक्त करने का अधिकार राजनीतिक दल को है, न कि विधायकों के गुट को। लेकिन स्पीकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मान लिया। और अब सबसे बड़ा अपडेट, 1 नेशन 1 इलेक्शन। रामनाथ कोविंद समिति ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि अगर एक साथ चुनाव कराने हैं तो 10वीं अनुसूची में बदलाव करना होगा, क्योंकि अगर चुनाव के 6 महीने बाद सरकार गिर गई तो क्या फिर से चुनाव होंगे? नहीं। समिति ने कहा कि दल बदल कानून को इतना सख्त बना दो कि कोई सरकार गिरा ही ना पाए। आया राम गया राम का खेल हमेशा के लिए बंद हो जाए। सर, ये तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक भी हो सकता है। यही तो बहस है दृष्टि, और तुम्हें मेंस में यही विश्लेषण लिखना है। शेड्यूल 11 एंड 12, गांव और शहर। अब हमारी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। नेताजी दिल्ली जयपुर की राजनीति से थक गए, अब वो अपने गांव और शहर को संवारेंगे। 11th शेड्यूल, पंचायत, संशोधन 73rd 1992। विषय 29। ट्रिक, 2 + 9 = 11 यानी 11वीं अनुसूची। इसमें खेती, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें शामिल हैं। 12th शेड्यूल, नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटीज, संशोधन 74th 1992। विषय 18। इसमें शहरी नियोजन, फायर ब्रिगेड, स्लम सुधार शामिल हैं। सर, 1 से लेकर 12 तक एक सांस में स्टेट, सैलरी, ओथ, सीट, SC/ST, एनी, लिस्ट, लैंग्वेज, लैंड, डिफेक्शन, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये मुझे याद हो गया। दृष्टि, अनुसूचियां याद हो गईं, इसका मतलब तुम्हारे तर्कश में एक तीर आ गया है। लेकिन युद्ध अभी बाकी है। जैसा मैंने पहले कहा, संविधान शरीर है तो भूगोल उसकी हड्डियां हैं, स्केलेटन। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा पहाड़ किस राज्य को काटता है, तो ये सारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। टेस्टक्यू ऐप पर मेरा ज्योग्राफी सिनेमैटिक कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, वो एक नींव है। सोचो, जब तुम इंटरव्यू में बैठोगी और बोर्ड पूछेगा कि पूर्वोत्तर भारत में विकास क्यों नहीं हो रहा, तो तुम वहां रटे हुए पॉइंट नहीं बोलोगी। तुम मैप विजुअलाइज करके ज्योग्राफी, कल्चर और पॉलिटी को कनेक्ट करके जवाब दोगी। वो जवाब तुम्हें तुम्हारे सरकारी नौकरी का ठप्पा जरूर लगवाएगा। मान सर, 51 कोड अभी भी एक्टिव है, लेकिन सीटें बहुत तेजी से भर रही हैं। 200 बच्चे पूरे होते ही ये डिस्काउंट गायब हो जाएगा। अपने आप से पूछो, क्या मैं कुछ पैसे बचाने के लिए अपना अटेम्प्ट रिस्क कर सकती हूं? अगर जवाब नहीं है तो अभी ऐप डाउनलोड करो। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में हमारी टीम ने रातों की नींद हराम की है, ताकि आपकी नींद एग्जाम से पहले खराब ना हो। अगर इस क्लास ने आपके अंदर थोड़ी भी आग लगाई है तो सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं, लाइक करके अपनी हाजिरी लगाएं और कमेंट में लिखें मिशन अकम्प्लिश्ड। दृष्टि की तरह आप भी जीत सकते हैं, बस सही सारथी यानी मेंटोर और सही स्ट्रैटेजी चाहिए। मैं मानसर आपके सपनों की हकीकत बनने तक आपके साथ खड़ा हूं। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में। तब तक पढ़ते रहो, लड़ते रहो और दुनिया को दिखा दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो।